राक्षस जिन्होंने पूरी इंसानियत को मिटा दिया। ये दरिंदे इतने भयावह हैं कि 1 मील दूर से भी इंसान की सांसों की धड़कन सुन लेते हैं और पलक झपकते ही मौत बनकर टूट पड़ते हैं। इनसे किसी तरह बचते हुए ये परिवार खाने की तलाश में एक उजड़े हुए स्टोर में पहुंचा। सब धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए सामान उठा रहे थे। तभी सबसे छोटा बेटा ब्यू एक खिलौना रॉकेट देख लेता है। जैसे ही वो उसे उठाने लगता है वो हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। सबकी सांसें जैसे गले में अटक जाती है। लेकिन तभी उसकी बहन रेगन, जो बोल नहीं सकती, फुर्ती से रॉकेट पकड़ लेती है और सबकी जान बच जाती है। पर मौत कभी हार मानती है क्या? वो हमेशा एक चूक के इंतजार में रहती है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। परिवार का मुखिया था ली और उसकी पत्नी एवेलिन, 3 बच्चे, बेटी रेगन जो सुन नहीं सकती और 2 बेटे मार्कस और छोटा ब्यू। ब्यू की मासूमियत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वो बार बार ऐसी गलतियां करता है जो सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। खाने पीने का सामान लेकर सब घर की ओर लौट रहे थे, पर रेगन ने ब्यू की जिद के आगे झुककर चुपके से रॉकेट उसे थमा दिया और ब्यू ने चालाकी से उसकी बैटरियां भी उठा ली, जिन्हें ली पहले ही अलग कर चुका था, क्योंकि वो जानता था उस खिलौने से निकली आवाज सीधी मौत को बुलावा होगी। सब लोग एक लाइन पर चल रहे थे। ये लाइन रेत से बनी थी जो उनके घर तक फैली हुई थी। वे नंगे पांव उस पर चलते थे ताकि जरा सी भी आहट ना हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे पीछे मौत भी उन्हीं कदमों पर चल रही थी। ब्यू बेहद खुश था। उसने रॉकेट में बैटरियां लगाई और अचानक उसमें से संगीत बज उठा। रेगन तो सुन ही नहीं सकती थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया, पर ली और एवेलिन जैसे ही आवाज सुनते हैं उनका खून जम जाता है। अगले ही पल जंगल की खामोशी चीरता हुआ एक दरिंदा ब्यू की ओर बढ़ता है। ली पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन उस राक्षस की रफ्तार गोली से भी तेज थी और एक ही पल में ब्यू को मौत निकल जाती है। 1 साल गुजर चुका है। परिवार अब इन हालातों में जीना सीख चुका है, लेकिन ये खामोशी अब और भी जानलेवा होने वाली थी। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था, जहाँ उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। ये हमें पता चलता है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर जो बिल्कुल धीमी सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात ये थी कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वे हवा में जरा सी वाइब्रेशन और धीमी से धीमी आवाज को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो उसे भी महसूस करके ये मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ते थे और उस इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से प्रोटेक्ट करती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर्स स्पेस से आए, एक मेट्रॉइड के जरिए धरती पर आए थे। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा तेज रफ्तार थे कि कुछ ही वक्त में ये पूरी धरती में फैल गए थे और इस दुनिया से लगभग सभी इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। इन मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था बिल्कुल शांत रहना, जो कि ली और उसकी फैमिली ये राज जान चुके थे। इसलिए उन्होंने खुद की पूरी तरह से सेफ्टी कर ली थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर उनको लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते में कदम रखने वाली जगह पर एक खास तरह के निशान लगाए थे ताकि उन क्रीचर्स को उनके पैरों की आहट भी ना सके। और ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था, जहाँ ये इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद है। अब ली उन मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ ली रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प का सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर रोने लगेगा, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है, ताकि जब भी अगर बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखकर उसे उस बॉक्स में छुपा दे, जिससे उस मॉन्स्टर को बच्चे की रोने की आवाज नहीं आएगी। इस मुश्किल हालात में मॉन्स्टर से बचने के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बड़ी बेटी रेगन सुन नहीं सकती थी और ये कमी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली इसकी कमी को दूर करने की कोशिश में था। ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक कॉक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है और ली वो एम्पलीफायर रेगन को दे देता है, लेकिन रेगन इस एम्पलीफायर को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि हमेशा की तरह ये एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली अपनी बेटी रेगन के लिए पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था। इसलिए रेगन पहले तो इस एम्पलीफायर को गिरा देती है, लेकिन जब वो इस एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। बाहरी दुनिया की आवाज सुनते ही वो खुशी के मारे रोने लगती है और साथ में रेगन को अपने छोटे भाई की याद भी आती है। रेगन आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। उसे लगता है कि अगर उस दिन वो अपने भाई को टॉय रॉकेट नहीं देते तो आज उसका भाई जिंदा होता। रेगन अपने पिता के काम में हाथ बटाकर खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए रेगन अपने पिता के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि 1 साल पहले रेगन के अपने छोटे भाई को टॉय रॉकेट देने की गलती की वजह से अब वो रेगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे डर लगता है कि नीचे अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और भी कई सारी चीजें हैं। अगर गलती से भी रेगन का हाथ किसी ऐसी चीज के साथ लग गया जो साउंड क्रिएट करती हो तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने नदी पर जा रहा होता है। रेगन भी उनके साथ जाना चाहती थी। रेगन ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर ली ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। वो रेगन से कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, इसलिए तुम घर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। जिसके बाद ली मार्कस के साथ नदी की तरफ निकल गया। ये बात रेगन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो अपना बैग पैक करके वो भी घर से कहीं निकल गई और सीधा उस जगह पर आई जहाँ पर उसके भाई को मॉन्स्टर ने मार डाला था। वो अपने भाई के कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और कुछ ही देर में यहीं पर रेगन की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एलेन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वो बेसमेंट से कपड़े धोकर
होकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगा एक कील उस बोरे में फंसकर सीधा हो गया। वो नुकीला कील ठीक उनके पैर रखने के निशान पर था, पर एलेन उसे देख नहीं पाई। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे मार्कस को एक झरने के पास ले आता है और ली अपने बेटे से कहता है कि यहाँ तुम बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के झरने की वजह से तुम्हारी आवाज उसमें हाइड हो जाएगी और तुम्हारी आवाज उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुँच पाएगी। अब तुम खुलकर बात कर सकते हो। वो दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है क्या वो बो की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं, जिस पर ली जवाब देता है कि जो कुछ भी बो के साथ हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन मार्कस ली को बताता है कि रेगन आज भी बो की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, इसलिए तुम्हें रेगन को ये बात बतानी चाहिए कि उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एलेन ने अपने मर चुके बेटे की तस्वीर लिए उसकी याद में आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया, यानी कि उसके डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वो फोटो फ्रेम हाथ में लिए हुए जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी और तभी सीढ़ियों से नीचे उतरने की जल्दी में उसका पैर उस नुकीले कील पर धंस गया। एलेन दर्द से तड़प उठी पर उसने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसके हाथ से उसके बेटे का फोटो फ्रेम छूट गया और तेज आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट जाता है। एवेल ने जैसे तैसे करके अपने पैर को खींचकर उस कील से बाहर निकाला। इस दौरान उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए अपने मुंह से आह तक नहीं निकाली, क्योंकि उसे पता था कि आवाज निकालने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। वो लंगड़ाती हुई नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट जल पड़ी। अब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी, पर तभी उसने कुछ देखा जिससे उसके गले में सांस अटक गई। असल में वो मॉन्स्टर उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल जब एलेन के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर गया था तो उस आवाज को मॉन्स्टर ने सुन लिया था। डर से कांपती एलेन दीवार के पीछे छिप गई। दूसरी तरफ ली और मार्कस मछली पकड़कर घर वापस लौट रहे थे। तभी दूर से उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर रेड लाइट चल रही है। ली समझ गया कि एलेन खतरे में है। वो तुरंत घर की तरफ भागा। उधर बेसमेंट में छिपी एवेल डर के मारे कांप रही थी और वो मॉन्स्टर उसे घर के हर एक कोने में ढूंढ रहा था। तभी एलेन को बेसमेंट में एक टाइमर मिला। यहाँ एलेन समझदारी से काम लेते हुए उस टाइमर में कुछ सेकंड का टाइम सेट करके उसे एक कोने में रख देती है और जल्दी से एक दूसरे कोने में आकर छुप जाती है। इतने में वो मॉन्स्टर वहाँ हलचल महसूस कर लेता है और वो धीरे धीरे उस हलचल वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा। वो एलेन के काफी करीब था। एक तो एवेलिन को लेबर पेन हो रहा था और दूसरा उस मॉन्स्टर का डर था, लेकिन एवेलिन अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। तभी टाइमर में अलार्म बजा, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर तेजी से उस डायरेक्शन में भागा। मौके का फायदा उठाते हुए एवेलिन जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर निकली, पर वो जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलने वाली थी तो उसने देखा कि एक और मॉन्स्टर घर के बाहर यहाँ वहाँ घूम रहा है, इसलिए एवेलिन वहीं पर दीवार के साथ छिप गई। उधर ली मार्कस के साथ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। ली समझ गया कि अगर मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए घर पर जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को बचाने के बजाय हम दोनों की जान जा सकती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी सख्त है कि उसे बंदूक से मार पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो अपने पहले से बनाए हुए एक प्लान पर काम करने लगा। ली ने जल्दी से मार्कस को टॉर्च दिया और उसे जल्दी फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने घर से दूर एक जगह पर पहले ही वहाँ सेट कर रखे थे। जिसके बाद मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भाग निकला। दूसरी तरफ एवेलिन ऊपरी मंजिल में मौजूद बाथटब में भाग आई। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अब वो और ज्यादा देर तक बच्चे को रोक नहीं सकती थी। वो बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि उसकी सिसकियों की आवाज को महसूस करता हुआ वो मॉन्स्टर बाथरूम के करीब आ चुका था। एवेलिन को समझ आ चुका था कि अब जिंदा बच पाना नामुमकिन है। तभी उधर मार्कस ने रॉकेट चला दिए, जिससे आसमान में तेज आवाज के साथ फ्लेयर्स शुरू हो गए, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर एवेलिन को यहीं पर छोड़कर तेजी से उस आवाज की तरफ भागा और उसी पल दर्द को दबाए बैठी एवेलिन जोर से चीख पड़ी, जिसकी आवाज रॉकेट्स के शोर में दब जाती है। ये रॉकेट्स का शोर और लाइट दूर से रेगन भी देख लेती है और वो घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद ली बंदूक लेकर घर के अंदर आया। उसने देखा कि सीढ़ियों पर पैरों के खून के निशान लगे हुए हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि बाथटब खून से लाल है। वो समझ गया कि एवेलिन भी उस मॉन्स्टर का शिकार हो चुकी है। वो आंसू बहाता हुआ वहीं बैठ गया, पर तभी शावर रूम के कांच पर किसी ने हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि एवेलिन ही थी। एवेलिन ने इस मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल कर एक बेटे को जन्म दिया था। एवेलिन को जिंदा पाकर ली की आंखें खुली की खुली रह गई। अब इससे पहले कि बच्चे की रोने की आवाज आती, ली तुरंत एवेलिन और बच्चे को उठाकर अंडरग्राउंड रूम में ले आया, जिसके बेसमेंट में उन्होंने बच्चे के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन बेसमेंट में घुसने से पहले ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर आने लगा। ली जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में घुसा और दरवाजे को एक मोटे मैट्रेस से ढक दिया। ली ने फौरन बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे उसके रोने की आवाज बंद हो गई। तब जाकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। यहाँ ली अपनी वाइफ एवेलिन को बताता है कि मैं इन क्रीचर्स की कमजोरी जान चुका हूँ। अब जल्द उनके लिए मैं एक औजार तैयार करने वाला हूँ, जिससे ये क्रीचर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर रेगिन भी घर लौट रही थी। तभी उसे खेतों के बीच एक लाइट जलती हुई नजर आई। रेगिन जल्दी से उस लाइट के पास आने लगी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि एक मॉन्स्टर उसके कदमों की आहट से उसके पीछे चलता आ रहा था। जैसे ही वो मॉन्स्टर रेगिन को मारने के लिए उसके
रेगिन के कान की मशीन से एक नुकीली और तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। इस नुकीली आवाज से वो मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है, जैसे ये आवाज उस मॉन्स्टर के कान के अंदर सुई की तरह चुभ रही हो। इस आवाज को ये मॉन्स्टर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और जल्दी वहाँ से भाग गया। वहीं ये आवाज रेगिन के कानों को भी चुभ रही, पर जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ से भागा, रेगिन के कान में तकलीफ बंद हो गई। लेकिन रेगिन को समझ नहीं आया कि आखिर उसके कान की मशीन ने ऐसा क्यों किया। वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए लाइट के पास पहुँच जाती है। तभी उसने पाया कि वो रोशनी एक टॉर्च की थी। जैसे ही रेगिन उस टॉर्च को उठाने गए, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मार्कस था, जो डर से कांपता हुआ यहाँ छिपा हुआ था। अपनी बहन को देख मार्कस की घबराहट दूर हो गई। वो रेगिन से कहता है कि मैं झाड़ियों से छुपकर तुम्हें देख